हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नैनिस्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी एमसीक्यूज चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम जो है संसाधन एवं विकास, जो पहला चैप्टर है जो एनसीईआरटी बुक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल क्वेश्चन वीवीआई है, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि संसाधन होते नहीं बनते, ये किसने कहा था। तो जो भी साथी इस चैनल में नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर। और जो साथी पुराने हो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा साथी भी इससे पढ़कर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी एमसीक्यू चैप्टर 1 से संसाधन एवं विकास से पहला क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आज हम इसका आंसर बताएंगे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा। ये सिर्फ हम इसका फटाफट आंसर बताएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि। तीसरा नंबर में कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो कहते हैं खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। आप तमाम साथी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तक। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कहते हैं कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो कहता है कि कोयला अनवीकरणीय, और अनवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। कोयला तो है ही। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का है संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है, नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। 6 नंबर का प्रश्न करें कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस, जल, कोयला, पेट्रोलियम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नवीकरणीय, इससे पहले हमने बताया कि अनवीकरणीय कौन कौन चीज़ है, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसमें जल अनवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहे थे इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी बिल्कुल सीमित है, वो खत्म हो सकता है। खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का या पानी का। तो खनिज तेल का संसाधन बिल्कुल लिमिट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो साथियों अब हम सिर्फ आपको इसका आंसर बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। तो चलिए हम फटाफट बताते हैं। कहते हैं कि 8 नंबर में कह रहा है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें है। तो सबसे अधिक खपत है उद्योगों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 9 नंबर का प्रश्न है तो साथियों कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक अंतर्राष्ट्रीय संपदा निहित है। इससे पहले भी हमने बताया था कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, 19.2 किलोमीटर। यानी किसका है, यानी राजनीतिक समुद्री तट की राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है, यानी 19.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है। और अंतर्राष्ट्रीय कितना किलोमीटर होता है, लगभग 200 किलोमीटर तक। अगला है 10 नंबर में कह रहे हैं तट रेखा, कहते हैं कि तट रेखा से कितना किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यानी 200 किलोमीटर। अभी हम बताया ना तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है, किसने कहा था। ये कथन किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। संसाधन के संरक्षण के लिए तो किसने किया था, क्लब ऑफ रोम ने किया था। ये हम चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने पढ़ा चुका हूँ क्लब ऑफ रोम के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा। एसडी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी, सतत विकास, सतत पोषण विकास के बारे में भी हमने उसमें पढ़ाया उस चैप्टर, और क्लब ऑफ रोम के बारे में हमने पढ़ाया। तो आप इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का है क्लब ऑफ रोम। 13 नंबर में कह रहा साथियों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर सेटिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग 5 जून याद रखिएगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी को किस देश में आयोजित किया गया था। तो साथियों इससे रिलेटेड भी हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, ये तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को कहाँ, ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
16 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहा है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो क्योटो सम्मेलन कहाँ होता है? जापान में होता है। जापान की राजधानी क्योटो है, तो क्योटो सम्मेलन जापान में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर में कह रहा है साथियों, भारत में पहाड़ों से बड़ी भूमि कितना प्रतिशत है? पहाड़ों से बड़ी भूमि कितना प्रतिशत है? तो कहता है कि 30% है। पहाड़ों से बड़ी भूमि कितना प्रतिशत है? 30% है। इससे रिलेटेड भी हमने कंप्लीटली पढ़ाया कि भारत का जो पूर्ण कुल भूमि है वो कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है और कितना प्रतिशत पठारी है और कितना में वन है। ये सारा का सारा हमने पढ़ा चुका। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कहता है कि भारत में पहाड़ों से बड़ी भूमि कितना प्रतिशत है? तो 30% है। तो मैं यहाँ आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहाड़ों से भरी भूमि 30% है, तो वहीं लगभग मैदानी जो भाग है वो कितना है? 43% है। कितना है? मैदानी भाग जो है वो 43% है। और उसके अलावा जो कहता है कि द्वीपीय जो क्षेत्र है, और उसके अलावा कह रहा है कि पठारी जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र वो कितना प्रतिशत है? वो पठारी क्षेत्र जो है वो 27% है। तो 43% और 30% और 27% ये कुल मिलाकर के 100% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया? 100% हो गया। कुल मिलाकर के 100% हो गया। यानी 30% पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र कितना है? 27% है। और मैदानी भाग और स्थल जिसको कहते हैं वो 43% है कुल मिलाकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कहते हैं मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया कौन कौन होता है? तो अपक्षय, ऑप्शन ए में करा अपक्षय, दूसरा करा अपर्दन, और सी में करा दोनों। तो ये बिल्कुल राइट है। अपक्षय और अपर्दन ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। 20 नंबर में कह रहा है साथियों, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय जो भारत में की नदियां हैं उनमें कौन सी मिट्टी मिलती है? तो उनमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर का प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी फैला? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर में कह रहा है साथियों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी मिट्टी को बागर मिट्टी कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बागर मिट्टी पुरानी मिट्टी को कहता है। 23 नंबर का प्रश्न है साथियों, कहता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के आखिर तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कहता है कि पोटाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर का प्रश्न में कह रहा है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कहते हैं जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है साथियों कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी कौन सी खेती के लिए? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और भारत के महाराष्ट्र में, यानी भारत का जो राज्य महाराष्ट्र, उस राज्य में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है और वहाँ सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो कपास यानी जिसको कॉटन बोलते हैं ना, कॉटन कपड़ा तैयार होता है कपास से, तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ? महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है भारत में। चलिए इससे रिलेटेड हम आपको एक दो क्वेश्चन और बता देंगे कि जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती कहाँ होती है? तो गुजरात में होती है। 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कौन सा राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसमें आया। देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कि वहाँ काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ। काली मिट्टी 27 नंबर में करें, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेगुर मिट्टी काली मृदा का नाम है। अगला 28 नंबर में करें लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा, मृदा को मिट्टी भी कहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तमाम क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए आखिर तक बने रहेंगे। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा, तो आप लोग जानते हैं कि राजस्थान सब का क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र का राजस्थान का क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। और वहाँ का राजस्थान का जहाज कहा जाता है, इसको ऊँट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा थार का जो है वो राजस्थान में ही बड़ा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 30 नंबर का प्रश्न साथी कहता है कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा यानी मिट्टी का विस्तार फैला सबसे अधिक कहाँ है? तो कहता है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी जो स्टेट है वो ये उत्तर प्रदेश है। तो अगर आप देखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी है। लेकिन राजस्थान बड़ा होने के बावजूद वहाँ मिट्टी कम है, बालू ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि भारत में, क्या कहता है कि भारत में चरागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो चरागाह के अंतर्गत 4% भूमि आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 32 नंबर में कह रहे हैं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सबसे ज़्यादा वहाँ भूमि निम्नीकरण का जो रीज़न है, कारण है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या? अधिक सिंचाई। वहाँ लोग खेती बहुत करते हैं और खेती के साथ साथ सिंचाई भी वहाँ लोग करते हैं, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण की अधिक कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 33 नंबर में कह रहा साथियों कि इनमें कौन उपाय
भूमिह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, यानी भूमि के बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे बेहतर है? तो कहते हैं कि बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि बाढ़ नियंत्रण से ही भूमि का संरक्षण हो सकता है। 34 नंबर का प्रश्न साथियों कह रहे हैं कि भारत में मृदा कहता है कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रक्तहीन शुरुआत कब किसने की थी? तो उसका ऑप्शन नंबर है विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला कौन सा रसायन है? नहीं कौन करने वाला रसायन है कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर एंड्रीन है। इसकी वजह से उसका प्रजनन क्रिया बाधित हो सकता है। 36 नंबर का जल किस प्रकार का संसाधन है? बिल्कुल ही आसान है। जल किस प्रकार का है? तो चक्रीय संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। अब साथियों हम बता देते हैं कि चक्रीय संसाधन कैसे है। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि चक्रीय संसाधन जल कैसे है। तो कहता है कि सबसे पहले मानसून आते हैं। क्या आते हैं? मानसून आते हैं। मानसून का मतलब बरसात का मौसम आता है। उसके बाद क्या बनते हैं? क्लाउड बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लाउड बनते हैं, है ना। क्लाउड बनते हैं। क्लाउड से फिर क्या होता है कि क्लाउड से फिर वो जल बरसने लगता है ना। जल बरसने लगता है तो वो फिर उससे क्या होता है? जल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या आया? कहने का मतलब है कि बरसात यानी मानसून आया। मानसून के बाद फिर क्या आया? फिर वाष्प बना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं भाप। फिर उसके बाद क्या हो, यानी वो क्लाउड बना यानी बादल बना। फिर बादल से वो क्या हो गया? पानी बरसने लगा। तो यही इसी को कहते हैं कि एक जल किस प्रकार का साधन है? ये तो चक्रीय है, यानी चक्कर कई चीज़ों का ये रनिंग करने के बाद फिर वो जल का निर्माण होता है। चलिए अगला है, कहता है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? इससे पहले मैंने साथियों पढ़ा है कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। भारत के दक्षिणी गोलार्ध को कौन गोलार्ध कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। इससे पहला वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है इसका। तो दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कहता है कि 96.5%। कितना? 96.5% महासागरों में जल निहित है। कहते विश्व के कुल जल आयतन की कितना प्रतिशत मृदु जल है? यानी कुल जल का तो 2.5%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। मृदु जल है 2.5%। 40 नंबर का प्रश्न है, कहते हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है पूर्ववर्ती। कौन सा? पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है। 41 नंबर का प्रश्न है, कहता है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित है वो क्या है? वो कहता है महानदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? कौन सा नदी? काली, गंडक, कोसी है या तीस्ता? तो काली नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। काली नदी क्या करता है? तीस्ता बनाती है। 43 नंबर में कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के तो ऑप्शन नंबर सी यानी 65% जल प्राणी की मात्रा में निहित होती है। 44 नंबर में कह रहा है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कहाँ? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में? तो सबसे अधिक कहता है सिंचाई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 45 नंबर का प्रश्न है, तो 45 नंबर में कह रहा है कि भारत में कितना प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है 11%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 46 नंबर में कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके बारे में भी हम डिटेल चैप्टर में पढ़ाए हैं, यानी जल से संबंधित जो चैप्टर है आपका, तो उसमें हम डिटेल बताए हैं जल से संबंधित कि कितने सागर हैं, कितने महासागर है, कितना डैम है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ये तमाम क्षेत्रों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया है। तो वहाँ से आप देख करके बिल्कुल इसको आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत। सैंतालीस नंबर में कह रहे साथी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो कहाँ है? तो ये आपका है राजस्थान में। कहाँ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? राजस्थान में स्थित है। तो ये आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये राज्य राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। रावी और व्यास नदियों का जल सतलज में गिराकर इस नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी नहर का थोड़ा सा डिटेल्स हम आपको बताएं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि वहाँ जल की आवश्यकता होती है और वहाँ की ज़मीन सिर्फ बलुआई राजस्थान यानी है, इसलिए वहाँ जल का जरूरत पड़ती है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे अहम महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर सबसे भारत की लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 51 नंबर में प्रश्न कहता है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है।
कहा जाता है साथियों कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। पहले दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण शोक नदी कहलाती थी। अब यह नदी छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली तक जाने वाली यह नदी अपने क्षेत्र पर बहती है। तो कहता है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम यहाँ आपको बताएं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लेकिन उससे पहले बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो वो सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार में। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला 53 नंबर में वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया? तो ये सोन नदी पर किया गया है। वान सागर नामक जलाशय का निर्माण सोन नदी पर किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। 54 नंबर का प्रश्न है साथियों, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कितना स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी है 133वां स्थान है। कितना स्थान है? 133वां स्थान है। इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं साथियों। कहता है कि वर्षा का जल मीठा होता है। विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% जल भारत को उपलब्ध होता है। कितना प्रतिशत? सिर्फ 4%। लेकिन 4% जल भारत को उपलब्ध होता है, परंतु भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण, कितना क्या होने के कारण? अधिक जनसंख्या होने के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता जल की दृष्टि से इसका स्थान विश्व में कितना है? तो 133वां है। कितना है? 133वां स्थान है, यानी सबसे पीछे है, विश्व में सबसे पीछे है साथियों। 55 नंबर में कह रहे हैं, इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को, वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल। दूषित जल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा आंसर। 56 नंबर में कह रहे हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में या मौसिनराम में? तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद होता है चेरापूंजी में। अगला प्रश्न है साथियों कि वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य कर दिया? ये कौन सा राज्य है कि जो हर घर में, हर बिल्डिंग में वर्षा का जल संग्रह जमा करने के लिए ढांचा बनाया गया? तो वो राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। जो भी वहाँ घर बनाते हैं तो जल संग्रह, जल को जमा रखने के लिए वो सांचा यानी डिजाइन तैयार करना जरूरी है, अनिवार्य है। 58 नंबर में साथियों करें, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? कब? तो 1986 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों करें कि एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? यानी 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था? तो कहते हैं 4 अरब हेक्टेयर पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 70 नंबर ऊपर 59 नंबर था, अब 60 नंबर में करें, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है? तो कहता है कि 21.23% क्षेत्र में वन विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर में कह रहे हैं साथियों कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 33.33% में वन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन बिहार में कितना प्रतिशत है? केवल 21.23% है। सुंदरवन क्या है साथियों? कहता है कि सुंदरवन क्या है 62 नंबर में? तो कर्नाटक सुंदरवन है, कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर भी है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन एक डेल्टा है, क्या है वो? एक डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बंगाल में है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कितने प्रतिशत है? तो 60.11% है, मात्र 60.11% है। 64 नंबर में कह रहा है साथियों कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितना में किया गया है? तो वो चीज़ करें कि वो 3 वर्गों में, कितना वर्गों में? 3 वर्गों में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। तो 3 वर्गों में साथियों, तो कौन कौन वर्ग है हम बता देते हैं कि नंबर 1 में है आरक्षित वन। कौन वन? आरक्षित वन है, नंबर 1 में है आरक्षित वन। कौन वन? आरक्षित वन, जिसको कहते हैं रिजर्व वन। दूसरा है, ये पहला नंबर हुआ, दूसरा में है कहता है कि रक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, रक्षित वन। तीसरा में कह रहे हैं अवर्गीकृत वन, तीसरा में है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, यानी ये तीसरा है जिसको कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर में कह रहा है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक वन है, कहाँ है? तो कहता है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 66 नंबर में कह रहे हैं चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन तो सदाबहार वन में या शुष्क वन या पतझड़ वन? पतझड़ वन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है। पतझड़ वन में चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय वन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
68 नंबर में अगर इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 69 नंबर में कह रहा साथियों कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन तो कौन है? मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर सी है, कुनैन मलेरिया रोग की दवाई है। अगला साथियों, निम्न में कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? चीता, हनुमान, गेंडा या तेंदुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है कि चीता हमारे देश से लुप्त हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है साथियों, किस कहता है कि किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वनस्पति वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। वनस्पति जंगलों में जो रहने वाले हैं उसके सबसे ज़्यादा अधिक विलुप्त हो चुका है। अगला है, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई? तो साथियों ये हम बिल्कुल कंप्लीटली इसको बताया, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए। तो रेड डाटा बुक कहते हैं साथियों कि रेड डाटा बुक के अंदर सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां यानी वन सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम सन 1970 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1970 ईस्वी में। वो भी BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया था। एक BSI से और एक FRI से, है नहीं। BSI का फुल फॉर्म हो गया बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और FRI का फुल फॉर्म हो गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया है। इसी क्रम में असाधारण पौधों के लिए जो सूची बनाई गई है उसे ग्रीन बुक का नाम दिया गया। अगर असाधारण पौधों का जिक्र जिस बुक में किया गया तो उसे ग्रीन बुक का नाम दिया है, और जो संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में चिन्हित करने वाले बुक को जो दर्शाया है उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, ये VBI प्रश्न है, ये जो आपका 73 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? तो कहते हैं वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की धारा 51AG का संबंध किससे साथियों? तो ये भी हम आपका चैप्टर जो है वन एवं वन्य जीव वाला जो चैप्टर है साथियों, वो हम इसमें वन एवं वन्य प्राणी संसाधन वाले चैप्टर में कंप्लीटली इसको हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, वन एवं वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से संबंधित है, धारा 51AG का संबंध है। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी बिहार के किस राज्य में अवस्थित है? घाना पक्षी बिहार का किस राज्य में है? तो घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? घाना पक्षी बिहार किस राज्य में है? तो कहते हैं राजस्थान में है। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला है, और ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कहते हैं ये उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, जो नैनीताल के आसपास पड़ता है। अगला प्रश्न है, मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये असम में है। मानस तथा काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका असम में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद कह रहे हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, गौ से गिर, गौ से गुजरात, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपको पता है, सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 80 नंबर में कह रहे हैं इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया शाकाहारी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुरैना यानी मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। 82 नंबर में कह रहे हैं भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में बाज परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाज परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था और अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत जहाँ से की। इससे के बारे में भी डिटेल से हम साथियों अपने इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इसका वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, ताकि आपको डिटेल इसकी जानकारी हो जाएगी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? महिलाएं पैर में चिपक जाते थे। यहाँ करा साथियों 85 नंबर में कह रहे हैं कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 86 नंबर में कह रहा है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? नहीं, किस प्रकार की चट्टानों में? तो कहता है कि अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, यानी बिछाव हो रहा है। 87 नंबर में कह रहा है, 87 नंबर में निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसमें क्या है? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, हेमाटाइट लौह अयस्क प्रकार का ये। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट एक प्रकार का क्या? कोयला है। 89 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी, इन लोहा। 90 नंबर में कह रहा है साथियों कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल राइट है, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी। 92 नंबर में कह रहा है साथियों कि नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड में है नोआ मुंडी। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी जापान को भारत का लोहा निर्यात किया जाता है। 94 नंबर में इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? यानी लोहे का निर्यात नहीं करता, नहीं मुंबई लोहे का निर्यात नहीं करता है। 95 नंबर में कह रहे हैं साथियों कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? कौन सा स्थान है? तृतीय यानी तीसरे नंबर पर स्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है किसमें? तो कहता है कि बैटरी का निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, इनमें से सभी में इस्तेमाल किया जाता है। 97 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उड़ीसा। 98 नंबर में कह रहा है साथियों कि इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। कह झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन है साथियों। कहता है कि तांबा का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कोयला है, कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यह खत्म होने वाली, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। 103 नंबर में साथियों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 104 नंबर में कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सूर्यीकरण। कौन है? सूर्यीकरण ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 105 में कह रहा है उनमें से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कहता है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 106 नंबर के भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोयला है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो 98% कोयला गोंडवाना युग की चट्टानों में मिलता है। 108 नंबर में कह रहा है कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट जो कोयला क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 109 नंबर में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो कहाँ है? असम में है सबसे ज़्यादा खनिज तेल का भंडार, असम के डिगबोई में। अगला है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है। अगला है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? आपको मैंने पहले बताया कि डिगबोई असम में है। ऑप्शन नंबर सी। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? तो क्या है? खनिज तेल की प्रचुरता है अंकलेश्वर में। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो 3 करोड़ टन है वार्षिक उत्पादन। 114 नंबर में कह रहा है इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो कहता है कि त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 115 नंबर में कह रहा साथियों कहते भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कर्नाटक में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 116 नंबर में कह रहा है कि खंबा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। 117 नंबर में कह रहा साथियों कि निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य का परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 118 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा था? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण परियोजना। 120 नंबर में कह रहा है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए सोन नदी का रिहंद सहायक नदी है। 121 नंबर में कह रहा था रिहंद बांध किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 122 नंबर में कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 124 नंबर में है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 125 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन खनिज करल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तरल होगा। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर सी यानी थोरियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो आपने अति पशुचारण, क्या है? अति पशुचारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अति पशुचारण। ऑप्शन नंबर डी मेरा ख्याल से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोग कर मिला लीजिएगा। कहता है कि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, तो क्या है? अधिक सिंचाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है?
तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये एडिन है। इसका ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 129 नंबर का मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कहता है कि राजस्थान में है। ये भी रिपीट हो गया। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो कहता है कि उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन नंबर बी 19.27% राइट आंसर है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होनी चाहिए? तो 35%। ये भी रिपीट हो चुका। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? जल अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा। 136 नंबर में करें FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन है? तो कितना पर है? 4 अरब हेक्टेयर पर। संविधान की धारा। हेलो साथियों, कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 132 नंबर भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कितना? 19.27%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 133 नंबर में कह रहा है कि वन प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होनी चाहिए? तो 35%। ऑप्शन नंबर सी। 134 नंबर में कह रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो कहते हैं काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, रेगूर मिट्टी है। 136 नंबर में कह रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो कितना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 4 अरब हेक्टेयर पर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध ऑप्शन नंबर ए से है, वन अन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। वन अन्य नहीं बल्कि वन नहीं होना चाहिए। बिहार में अतिजल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? अर्धसैनिक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है? तो केवल 7%। ऑप्शन नंबर डी है। ये 6.9 के करीब है, तो लगभग 7 में आ गया। लगभग में 7% ये पूछता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन मछली सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किन खनिजों के साथ पाया जाता है? तो कहता है कि पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस खनिज पाया जाता है। 143 नंबर में कह रहा है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनाया था? ये जिमरमैन का कथन है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है और पीट सबसे कम क्वालिटी का है। इसमें भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो कहता है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये महाराष्ट्र में है स्थित। कहते भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है राजस्थान में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो किसका है? कोयला का भंडार सीमित है। 150 सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो उसका प्रमुख कच्चा माल है चूना और पत्थर। अगला, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ी एल्युमिनियम बनाने के लिए। उसका क्या है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो इसका है मानवकृत है, मानवकृत पुनः पूर्ति योग्य अजैव चक्रीय, यानी मानवकृत यानी मानव उसका क्रियाकलाप करके उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अगला है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी है, तारापुर में बनाया गया था। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो कहाँ है? तो सबसे ज्यादा असम में है। कहाँ है? असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 157 में है, कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के बांधों को देश का मंदिर कहा था। अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया था, रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार के हमने ऊपर बताया इसका। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्र संपदा का क्षेत्र है? इसको मैंने पहले बताया था, 19.2 किलोमीटर। लॉ किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तट रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र सीमा अपूर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो कहता है कि 200 किलोमीटर तक। कितना? 200 किलोमीटर तक
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं का तो कौन है? संसाधनों के अनियमित विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवार्य ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो सवार्य नहीं होगा बल्कि यहाँ जवार्य ऊर्जा होना चाहिए। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? तो कहता है कि ये पुनः पूर्ति योग्य है। सवार्य नहीं बल्कि ये सौर ऊर्जा होगा, यानी इसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा होगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो कहाँ पाया था? गुजरात में भी काली मृदा पाई थी, जहाँ मूंगफली की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगिता है? तो कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? पूछ रहा है। तो कहता है कि लावा के प्रवाह से डक्कन ट्रेड का निर्माण हुआ था। हमारे देश का कुल क्षेत्र कितना है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो कहता है कि लक्ष्मी सागर बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा लवणीय झील है? तो कहता है सांबर झील लवणीय झील है। अगला है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट है? तो पटना शहर के निकट में है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीप नदी कहलाती है और सबसे लंबी नदी है, जो दक्षिण भारत में है और उसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिन्धु जल समझौता कब हुआ था? तो कब? 1960 ईस्वी में सिन्धु जल समझौता हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो तो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम सांगपो है। अगला, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 96.6%। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में है। 178 का प्रश्न है, 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो क्या है? 26,200 की वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कहते वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कितना विस्तार है उनका? तो कहते 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है केवल। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो कहा सुंदरवन में है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार। इससे संबंधित भी हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख सकते हैं। आप तमाम साथी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट शेयर भी कीजिए। टैक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए टैक्सोल का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चरक का समन्वय किस देश से है? चरक तो ऑप्शन नंबर सी भारत से है ये चरक का समन्वय। अगला है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के साहस का सही कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इन्हें पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। 185 का है, कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 20%। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसमें क्या है? हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। 190 में कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसमें क्या है? तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन में भारत का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कहते हैं सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक का है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना प्रतिशत है? तो कहता है 125 करोड़ टन। 193 में कह रहे हैं कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है क्या है? झारखंड, सबसे अधिक झारखंड बता। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है, जो असम में है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। 199 में कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन सा है? तो बरौनी है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। जवारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। अगला है 203 नंबर का प्रश्न, कौन सा ऊर्जा खोत अनवीकरणीय है? तो कोयला खोत अनवीकरणीय ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा होगा? विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो कहा हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व ही गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। 206 में कह रहा है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो 96% भंडारित है।
ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पल्बगो, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, उसको आधुनिक उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। किस देश के आर्थिक विकास को मेरुदंड क्या होता है? तो कहता है कि संसाधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई थी? इससे संबंधित भी हम चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में जल नीति लागू की गई थी। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता के आधार पर निर्भर करता है। 214 नंबर में करें सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन सा है? तो कहता है महासागर है, सबसे ज्यादा यानी 96.6% जल पाया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा परवाहनीय संसाधन है? तो कहता है नदी परवाहनीय संसाधन है। अगला है नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहता है कि ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो सम्मेलन से संबंधित भी मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? कहता है 1/4 भूमि भारत का बंजर भूमि के रूप में है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो कहता है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण के लिए कौन उपयोगी है? तो कहता है कि खेतों में डाइमूस डालना, पशुचारण पर नियंत्रण, समोच्च रेखीय जुताई या उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मृदा संरचना में मूल बट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो 3 प्रकार की होते हैं, 3। अगला प्रश्न है लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक यानी कब प्रकाशित किया गया था? लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। बुंदेलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, कब किया था? तो 1987 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। संसार में सबसे कीमती संसाधन माना जाता है वो क्या है? कच्चा तेल को सबसे ज्यादा महंगा संसाधन माना जाता है। साल किस वन का वृक्ष है? साल तो कहता है पतझड़ का है, वो नहीं अपने पत्तों को झड़ा देते हैं। कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो कहता है कि ये सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड में नहीं पाई जाती। पीतल बनाया जाता है किससे? तांबा और जस्ता से पीतल बनाया जाता है। बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लोह एस्क का खनिज को निकाला जाता है। अगला है भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो कहा विशाखापट्टनम से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पलाई बुद्ध का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहते हैं कि जर्मनी में हुआ था सर्वप्रथम निर्माण। अगला है भैंसा-लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कहता है कि गंडक नदी पर भैंसा-लोटन बांध बनाया गया है। दामोदर नदी पाटी योजना का निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कहता है कि सिंचाई की व्यवस्था, यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ था उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कहता है कि सिंचाई की व्यवस्था करना, बांधों पर नियंत्रण रखना, मत्स्य पालन करना, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 238 का कहता है कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिक्किम में लगाया गया था सबसे पहला। निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? तो क्या है? गंधक। क्या होगा? गंधक होगा, अधक लिख दिया गया, ये गंधक होगा। अगला है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला है कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। अगला है कहता है कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो कहता है कि मानव सबसे किसी राष्ट्र का सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कहता है तारापुर में है। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में तो कहता है कि लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता केरल में सर्वाधिक है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो नमक का प्रभाव। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो कहता है कि नाइट्रोजन और जीवांश, यानी को एवं खो दोनों की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है 248 नंबर में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो कहता है कि चंबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
सारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कहता है कि मृत सागर। कौन से? सारे जलों की सबसे बड़ी झील कौन सा है? मृत सागर है। 250 का है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो कहा है मेघालय में प्रचलित है। इंद्रपुरी प्राग किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो कहता है कि सोल परियोजना के अंतर्गत बना है। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो कहता है कि हनुमान नगर में बनाया गया है। कहाँ? हनुमान नगर में बनाया गया। कोसी बैराज का नाम सुना होगा, आप लोग गए भी होंगे। बलूत किस वन की विशेषता है? तो पर्वतीय वन की विशेषता है बलूत वन। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बाघ। अगला है सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कहता है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। साइंस में आप लोग पढ़ेंगे कि बल्ब के अंदर में जो फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में आता है। आमजोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पाइराइट। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है काला हीरा। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ब्रौनी। ये भी रिपीट हो गया। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो कहता है कि नवीकरणीय संसाधन है, खत्म होने वाली नहीं। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक होता है नीदरलैंड में होता है। तो साथियों इस तरीके से मैं आपको 265 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया क्लास 10th का ज्योग्राफी से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो आप तमाम साथी हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो साथी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत कम समय में हम आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी करा देंगे, ताकि सभी सब्जेक्ट में आप बेहतर तरीके से नंबर लेके आ सकते हैं। 90+, अब की बार 90+। तो शुक्रिया आप तमाम साथियों का। जय हिंद, जय भारत।